नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर आप पैट 2022 यूपी कांस्टेबल आरओ एआरओ एग्जाम या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के फ्री इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको जीके जीएस की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्लासेस के साथ साथ में जो भी क्लास नोट्स रहते हैं, स्टडी मटेरियल रहता है, वो भी आपको बिना किसी चार्ज के उपलब्ध कराया जा रहा है। कंटेंट के बारे में सर मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि कंटेंट कैसा है यार कैसा नहीं है, ये चीज़ें आप डिसाइड करेंगे और किस तरीके से चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है ये भी आप कंपेयर करेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पेड कोर्स भी ले रखे होंगे, तो मैं उनसे बेहतर कंटेंट आपको बिना किसी शुल्क के प्रोवाइड करा सकूं, ये मेरा मोटिव है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इससे जुड़ करके इससे लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकार जो हमारे संविधान में शामिल किए गए थे, इनका प्रमुख मोटिव क्या है, किस उद्देश्य के साथ ये संविधान में शामिल किए गए थे। इनका उद्देश्य है व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास को सुनिश्चित करना, यानी हम कह सकते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अलावा जो मूल अधिकार हैं इनकी प्रकृति जो है, इनको हम कह सकते हैं ये व्यक्ति को प्रदान किए गए ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के खिलाफ हैं। ठीक है, राज्य के खिलाफ का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर जो भी हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो भी हमको मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है, या राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनका क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, तो व्यक्ति जो है अपनी आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों का जो भी संवैधानिक उपबंध है, उपबंध का मतलब भारतीय संविधान में इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, ये होता है आपका संवैधानिक उपबंध। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। और मूल अधिकार क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नागरिकों के, कह सकते हैं जो भी सिटीजन होते हैं इंडिया के, उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी वजह से भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को, जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है, इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब हमारा जो मूल संविधान था उसमें जो मूल अधिकार हमको दिए गए थे तो वो 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, प्रारंभ में जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था तो उसमें जो मूल अधिकार थे वो 7 मूल अधिकार थे, और वर्तमान में अगर बात की जाए तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, इसमें से एक जो मूल अधिकार था हमारा वो समाप्त कर दिया गया है। और कौन सा मूल अधिकार समाप्त किया गया है, जो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके किस श्रेणी में डाल दिया गया है, विधिक श्रेणी में डाल दिया गया है, या विधिक अधिकारों में उसको रख दिया गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और इसी संशोधन के द्वारा जिस 7वें मूल अधिकार की मैं बात कर रहा था, संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा करके विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, जब संविधान में 7 मूल अधिकार थे तो जो संपत्ति का अधिकार था वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता था, तो ये आर्टिकल 19(1) च एवं 31 में इसके बारे में बताया गया था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 300 क। ठीक है, यानी अब जो हमारा संपत्ति का अधिकार है जिसको विधिक या कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 300 क। और वर्तमान में ये किस भाग में है, भाग 12। ठीक है, तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। अब कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। मूल अधिकारों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या हैं। मूल अधिकार जो हैं वो न्यायोचित हैं,
ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इनको क्या दी जाती है, गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का जब हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का जो हनन है वो न हो। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए क्या दी जाती है, उनको सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। मूल अधिकार स्थायी नहीं है, इनकी प्रकृति स्थायी नहीं है। बहुत सी विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें इनमें से कुछ मूल अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके जितने भी मूल अधिकार हैं वो सभी निलंबित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब 20-21 या जितने भी 12 से 35 तक जितने भी मूल अधिकार हैं, वन बाय वन पहले तो उनको ग्रुपिंग के हिसाब से देखेंगे कि किस ग्रुप में कौन सा अधिकार दिया गया है। फिर वन बाय वन एक एक आर्टिकल को समझते हुए, एक एक अधिकार को समझते हुए, उसको व्याख्या करते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहले एक कह सकते हैं एक हल्का सा व्यू देखते हैं, यहाँ से इन चीज़ों का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं दिमाग में। और क्योंकि हम एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इस साल पैट वैट की अगर ये देखें, स्पेशली पैट की बात मैं कर रहा हूँ, तो पैट में तो क्वेश्चन आपका हो सकता है इन्हीं चीज़ों में से पूछ लिया जाए अगर मूल अधिकार से क्वेश्चन आता है तो, कि समानता के अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं, स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में दिए गए हैं। तो जनरली यहीं से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आपको बताता चलूँगा। विशेष रूप से अभी जैसे पेट चल रहा है तो उसके लिए मैं बताता चलूँगा कि आपको ज़्यादा गहराई में न जा करके किन किन की पॉइंट्स को याद रखना है, और बाकी का यह चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी पढ़नी है। और ऐसा ना हो कि आप पैट के लिए शॉर्ट की पॉइंट पढ़ें, उसके बाद में फिर कोई दूसरा एग्जाम हो तो उसके लिए फिर अलग से पढ़ना पड़े। चीज़ों को इस तरीके से कंप्लीट करें कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें कवर हो जाएं। एक ही बार में जो है उनको बार बार कहने का मतलब है मेरा, बार बार उनको लिखने की या बार बार उनको अलग तरीके से उनको डिज़ाइन करने की ज़रूरत आपको ना पड़े, ठीक है। तो ये एक तरह से कैटेगराइज कर दिया गया है सारे मूल अधिकारों को, ठीक है, 6 भागों में। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। और एक एक कैटेगरी के हिसाब से हम एक एक आर्टिकल को अब यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके समानता के अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। तो समानता के अधिकार में हमको क्या क्या दिया गया है, अनुच्छेद 14 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता। अब इसको मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट को आपको समझाता चलूँगा, थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँगा क्योंकि मेरा हमेशा से ये पर्सपेक्टिव रहा है कि आपको कम से कम समय आपका लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएँ। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता मतलब कानून के सामने, या कह सकते हैं जो भी विधि होती है, हमारा जो भी कानून होता है उसके सामने जितने भी नागरिक हैं या जितने भी लोग हैं उनको जो है समानता का दर्जा दिया जाए। वो कानून सबके लिए कैसा है, समान है, किसी के साथ कानून के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये विधि के समक्ष समता होती है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कि कोई पुरुष है या महिला है, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस भेदभाव के प्रतिषेध के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। अब आर्टिकल 15 जो है हमारा अनुच्छेद 15, इसके भी कुछ उप अनुच्छेद हैं, जैसे 15(1) में आपने देखा होगा जैसे जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, तो उनमें से जो महिला कर्मचारी होती हैं उन्हें विशेष रूप से क्या दिया जाता है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है। ये कुछ की पॉइंट हैं, ठीक है। हालांकि इतना गहराई में आपके पेट में नहीं पूछेगा, लेकिन क्योंकि आप आरओ एआरओ कोई भी देख रहे हैं, यूपी कांस्टेबल भी देख रहे हैं, तो वहाँ भी यहाँ से जो है प्रश्न आ सकते हैं। तो मातृत्व अवकाश, जैसे कोई भी महिला गर्भवती होती है और कह सकते हैं वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए मातृत्व अवकाश दिया जाता है। ये केवल महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। अब ये अपवाद क्यों है, क्योंकि हम समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। अब समानता का अधिकार है तो लिंग के आधार पर यानी पुरुष और महिला दोनों में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए सरकारी जो विभाग होते हैं उनमें कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं पुरुष महिला, तो उसमें से महिला को सिर्फ मातृत्व अवकाश मिलता है। तो एक तरह से आप यहाँ पर ये
पॉइंट उठा सकते हैं कि सर जो पुरुष होते हैं उन्हें भी पितृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए, महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं क्या है, एक वेरिएशन पैदा करता है, तो इसको आप अपवाद समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है अधिकार केवल महिलाओं को दिया गया है, पुरुषों को नहीं दिया गया है। 15(4) में क्या है, राज्य के जितने भी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें देखा होगा आपने अलग-अलग जातियों के हिसाब से जो सीट्स होती हैं या स्थान होते हैं, उनका आरक्षण दिया जाता है। तो हम ऊपर क्या पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 15 में हमने पढ़ा था धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसको आप भेदभाव नहीं कह सकते। जैसे राज्य के मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर जो सीटों का रिजर्वेशन होता है, ये भी अपवाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब जैसे भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जो है अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी नियुक्ति हो रही है, तो नियुक्ति जैसे किसी की हो रही है या कोई कह सकते हैं किसी की जॉब लगाई जा रही है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अवसर सभी को समान रूप से दिए जाएंगे। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। जैसे कि पुराने टाइम पे जो कुरीतियाँ चला करती थी, जाति प्रथा चला करती थी कि ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, इससे अगर हम स्पर्श करेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें जो है पिछले समय में चलती रहती थी, उस सभी को जो है एंड कर दिया गया। किसके द्वारा? संविधान के आर्टिकल 17 के द्वारा। इसमें किसी के साथ भी अस्पृश्यता के आधार पर या छुआछूत के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ बेवकूफ़ लोग हैं इस दुनिया में जहां पर ये सारी चीज़ें अभी भी प्रचलित हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधि कैसी? जैसे आपने देखा होगा, आप जब इतिहास पढ़ते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए, जनरल सी बात अगर मैं करूं तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि बहुत से लोगों को बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी। किसी को राजा की उपाधि दे दी, राजा राम मोहन राय, किसी को दीन बंधु की उपाधि दे दी, किसी को देश बंधु की उपाधि दे दी। तो इस तरह की जितनी भी उपाधियाँ प्रदान की जाती थी, उन सभी उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। लेकिन इसमें भी एक ध्यान देने योग्य बात है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया, लेकिन 18(1) में भी एक बात कही गई है कि कुछ उपाधियां दी जाएंगी, लेकिन ये उपाधियां किससे रिलेटेड होंगी? ये उपाधियां होंगी जैसे राज्य सेना, ठीक है, जो भी राज्य से रिलेटेड सेना होती है, या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी उपाधि होती है, डिग्री होती है, इसके सम्मान के अलावा कोई और प्रकार की उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। ये सुनिश्चित इस तरीके से किया गया। ठीक है, ये हो गए आपके समता के अधिकार। इसके बाद में स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 19 क्या करता है? इसमें अभिव्यक्ति या इसके साथ साथ और कई प्रकार की जो है स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया। विशेष रूप से ये जो है अनुच्छेद 19 जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिखाता है। इसके कुछ उप भाग हैं या उप अनुच्छेद हैं, सब आर्टिकल हैं, उनको देखते हैं। अनुच्छेद 19 का ये कहता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी लोगों को प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, अपने जो भी विचार हैं, उनको क्या करना? एक्सप्रेस करना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि जैसे एक आपका वाद था, जैसे वाद होते हैं ना, न्यायालय से जुड़े हुए जो वाद होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस जो कि न्यूज़ एजेंसी है, तो इंडियन एक्सप्रेस और भारत संघ के बीच में एक वाद था, एक कह सकते हैं मुकदमा था 1985 में। इसके अनुसार एक जो है प्रमुख प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, जो जर्नलिस्ट होते हैं या जो न्यूज़ वाले होते हैं, उनको भी एक विशेष प्रकार की फ्रीडम दी जाती है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? 19(1) क के अंतर्गत। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जगह जगह पर जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको मैंने हाईलाइट भी इसमें कर रखा है। तो 19(1) क के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता निहित होती है। इसके बाद में 19(1) ख, इसमें क्या है? आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें उपद्रव नहीं होना चाहिए, और किसी भी हथियार के साथ में वो सम्मेलन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता आपको कौन देता है? अनुच्छेद 19(1) ख। 19(1) ग में क्या है? कोई भी संगम या संगठन या सहकारी समिति बना सकते हैं। 19(1) घ में क्या है कि भारत जो भी राज्य क्षेत्र है, इंडिया का जो भी राज्य क्षेत्र है, भारत की सीमाएं जहां तक लगी हुई हैं, उन सभी राज्य क्षेत्रों में
आप अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं, मतलब आपको कोई भी बाधा नहीं होगी, आपको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। आप किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में आप घूम सकते हैं, ठीक है, अबाध संचरण कर सकते हैं। 19(1) अंग में क्या बताया गया है कि भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, आपको इंडिया के किसी भी भाग में बसने की क्या है, स्वतंत्रता है। और 19(1)(6) में क्या बताया गया है कि कोई भी वृत्ति है, वृत्ति मतलब आपकी जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए आप क्या कर रहे हैं, या कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार का व्यापार, व्यवसाय या वृत्ति का जो है सहारा लेकर के अपने जीवन को जो है चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वृत्ति का मतलब ये मत समझना कि आप चोरी करके अपना जीवन चला सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो समझने, उसमें बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वृत्ति कर सकते हैं, व्यापार या जो भी अपना व्यवसाय है अपने जीविकोपार्जन के लिए, वो सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 20। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझिएगा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, जो भी अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, उनके लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसको तीन अलग अलग हमने समझने के लिए मैंने इनको तीन तरीके से समझने की कोशिश की है कि कोई भी जैसे व्यक्ति है वो कोई क्राइम कर देता है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझिए, क्योंकि चीज़ों को अगर आप थोड़ी क्लिष्ट भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें फिर दिक्कत करेंगी। तो बड़ा सामान्य सी चीज़ में इसको समझिए कि कोई आदमी है, उसने कर दिया कोई क्राइम, ठीक है, उसने कोई गुनाह कर दिया, तो उसको दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, मतलब एक ही क्राइम के लिए उसको दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। ये पहला इस चीज़ से संरक्षण उस व्यक्ति को मिला हुआ है। दूसरा है कि उस व्यक्ति को अपने ही खिलाफ या अपने ही विरुद्ध गवाही देने से जो है उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका एक सीधा सा मतलब समझते हैं कि जैसे कोई भी क्रिमिनल है, या उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, मतलब उसको ये मान सकते हैं आप, उसको अरेस्ट किया गया है और ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करके उससे कुछ उगलवाया जा रहा है, या ज़बरदस्ती उससे टॉर्चर करके उससे ये कहलवाया जा रहा है कि भाई तू ये एक्सेप्ट कर कि ये जो क्राइम है वो तूने ही किया है। तो इस चीज़ का मतलब, यानी तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने ही विरुद्ध गवाही, मतलब मैं गवाही दे रहा हूँ, सपोज कि मैंने कोई क्राइम किया है और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस मुझे क्या कर रही है, दे दनादन कूट रही है। वो क्या कह रही है कि तुम ऐसा करो, इस गुनाह को जो तुमने किया है इसको कबूल करो, स्वीकार करो। तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती इस चीज़ को कहलवाया जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती अपने ही विरुद्ध गवाही जो है देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो इस चीज़ से उस क्रिमिनल को क्या दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले बात करी थी, दोहरा दंड नहीं मिल सकता, सेम क्राइम के लिए दो बार उसको दंडित नहीं किया जा सकता, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से उसको संरक्षण प्राप्त है। और इसके अलावा भूतलक्षी, इस शब्द को समझिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनका मतलब हमको नहीं पता होता, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जिस तरीके से भी मैं समझा सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी दांडिक विधियों का क्या मतलब है, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और वो क्राइम जो है जहाँ पर उसको परिभाषित किया जाता है, जैसे आईपीसी में क्राइम को परिभाषित किया जाता है, जो हमारी भारतीय दंड संहिता होती है, इंडियन पीनल कोड जो होता है, उसमें क्राइम को परिभाषित किया गया है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ अपराध है और उसके दंड के बारे में बताया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम कर दिया जो लग रहा है प्रशासन को उसने क्राइम किया है, लेकिन उसका कोई भी प्रावधान आईपीसी में नहीं है, उस क्राइम को परिभाषित नहीं किया गया है, या उसके किसी दंड के बारे में किसी कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई नया नियम नहीं बना सकते उसको सजा देने के लिए, ठीक है। तो भूतलक्षी दांडिक विधि जो है आप जो है तैयार नहीं कर सकते, इस चीज़ से भी उसको संरक्षण दिया गया है। अब इसके बाद में आता है आपका आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, और ये इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके पेट वालों ये ध्यान रखो, जो चीज़ें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जैसे आर्टिकल 21 में बता रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण की जब बात होती है, ये आर्टिकल 21 में है। एक वाद था बड़ा महत्वपूर्ण, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का। मेनका गांधी और किसके साथ में ये वाद था, भारत संघ के साथ में एक मुकदमा चला था
1978 में, और इसके फैसले के आधार पर कुछ नई चीज़ें आर्टिकल 21 में जोड़ी गई। वो कौन कौन सी चीज़ें थीं? जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो आर्टिकल 21 में पहले से था, लेकिन इस वाद के द्वारा, जिस वाद की हम बात कर रहे हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1978 का वाद है, इसके द्वारा कुछ और चीज़ें भी आर्टिकल जो है 21 में जोड़ी गई थी। जैसे गोपनीयता का अधिकार। गोपनीयता का अधिकार मतलब समझ रहे हैं कि प्राइवेसी का जो अधिकार होता है हमारा। भोजन का अधिकार, सभी व्यक्तियों को भोजन प्राप्त करने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को रोजी रोटी का अधिकार है, और सभी व्यक्तियों को स्वच्छ पर्यावरण मिले, वो एक अच्छे माहौल में रहें, एक साफ सुथरे माहौल में रहें, स्वच्छ पर्यावरण में रहें, ये भी व्यक्ति का मूल अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पी रथीनम वर्सेस भारत संघ 1994, ये भी एक वाद है, और इसमें क्या है कि आत्महत्या का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, कि कोई आदमी चाहे, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है, वो सुसाइड करना चाहता है तो कर ले, मरना चाहता है तो मर ले। तो आत्महत्या वो किसके साथ कर रहा है? अपने साथ ही तो करेगा। वो मरना चाहता है तो वो खुद ही तो मरना चाहता है, तो इसको मूल अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था पी रतिराम वर्सेस भारत संघ मामले में 1994 में। लेकिन 1996 में एक और वाद आता है, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य। इसमें इसका उलट जो है डिसीजन दिया गया कि आत्महत्या का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको अपनी समझ के लिए या अपनी नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में आता है आर्टिकल 21 क, अनुच्छेद 21 क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है आर्टिकल 21 ए में। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 का किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 ए जो है वो जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है, इसको भी समझेंगे, ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको भी मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से। ठीक है, जल्दी नहीं, भगदड़ नहीं मचानी है। अनुच्छेद 22 जो है क्या देता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के द्वारा, या कुछ मैंने की पॉइंट यहाँ पे निकाले हैं, इनके द्वारा इन चीज़ों को समझते हैं। आर्टिकल 22 ए और आर्टिकल 22 बी, जैसे मैं ए बी बोल रहा हूँ तो वो 1 और 2, ठीक है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आर्टिकल 22(1), आर्टिकल 22(2) के अधीन व्यक्ति के अधिकार हैं कुछ, ठीक है, जो उसको कह सकते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो गिरफ्तारी तो आप समझते हैं, निरोध का मतलब क्या है? उसको कह सकते हैं अंडरग्राउंड कर दिया जाना, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाना, बिल्कुल उसको कैप्चर करके रख लिया जाना। ठीक है, किसी को नहीं पता है, कोई भी क्रिमिनल जो अरेस्ट किया गया है उसका इस तरीके से निरोध कर दिया गया है कि उसके बारे में किसी को नहीं पता है कि उसको कहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 22(1), आर्टिकल 22(2) के अधीन व्यक्ति को कुछ अधिकार हैं इस संबंध में कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, और ये आप भी समझना ज़रूरी है आपके लिए भी, जैसे आपके साथ भगवान ने करे कोई ऐसा चांस पड़ता है कि आपको किसी कारणवश अरेस्ट किया जा रहा है, तो आपका सबसे पहला अधिकार ये है कि आप उस प्राधिकृत व्यक्ति से जो आपको अरेस्ट करने जा रहा है या अरेस्ट करने आया है, उससे ये जान सकते हैं कि वो आपको गिरफ्तार क्यों कर रहा है। यानी हर व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा अपने वकील द्वारा मामला कोर्ट में पेश करने का अधिकार है। फिल्में आप देखते होंगे, सभी ने देखते होंगे, जब किसी बड़े आदमी को पकड़ के लाती है पुलिस तो क्या कहता है? मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मुझे 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 मेरा वकील चाहिए, मुझे मेरे वकील से मिलाइए, मैं उससे बात करूंगा और जो भी आंसर मैं दूंगा मैं अपने वकील के सामने दूंगा। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी, सीन्स वगैरह। मैं रिलेट करने की चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला अधिकार क्या है? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसको, ठीक है, वो ये जानेगा, या उसको यह जानने का पूरा राइट है कि उसको बताया जाए कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है। दूसरा है कि अपने वकील के द्वारा मामला कोर्ट में पेश करने का अधिकार है, और 24 घंटे में, ठीक है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये भी उसका अधिकार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 22 में हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। 23(1) क्या कहता है? मानव का जो व्यापार होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं, बेगार करना। बेगार आप जानते हैं,
पैसे बेकार के बारे में आपको पता होगा, गाँव के लोग होंगे उनको तो पता होगा, जैसे डायलॉग भी मारते हैं गाँव में, क्यों किसी की बेगार कर रहे हो? तो बेगार करने का मतलब क्या है कि काम आप कर रहे हो किसी दूसरे का, लेकिन उसके एवज में आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है आपको, तो वो बेकार हो जाती है, ठीक है। तो मानव का व्यापार करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना या किसी की बेकार करना या ज़बरदस्ती किसी को प्रेशराइज करके, ज़बरदस्ती किसी को एम्फसाइज करके क्या किया जा रहा है, उससे काम लिया जा रहा है, श्रम करवाया जा रहा है उससे, ठीक है। इसका सभी का प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 23(1) के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको कारखानों या फैक्ट्रियों में नियोजित नहीं किया जा सकता है, उनको ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं आपके, ठीक है। ये 25(1) की अगर बात करें तो 25(1) क्या कहता है कि जितने भी व्यक्ति हैं भारत के, ठीक है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने के जो है समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है, किसी भी धर्म को मानता है, तो वह अपने अंतःकरण से किस रिलीजन को मानता है ये उसका पर्सनल अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उसके धर्म में जो भी उसको बताया गया है, उसके धार्मिक कह सकते हैं रीति रिवाजों के आधार पर जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। ये सारे अधिकार आर्टिकल 25(1) के अंतर्गत दिए गए हैं। आर्टिकल 25(2) में क्या बताया गया है कि जो सिख लोग होते हैं, आपने देखा होगा सिखों को 5 चीज़ें धारण करना अनिवार्य बताया गया है। केश, कड़ा, कंघा, कच्छ, कृपाण। केश, कड़ा, कंघा, कच्छ, कृपाण। तो कृपाण जैसे तलवार होती है जो कटारी टाइप की होती है छोटी सी, तो एक तरह से ये वेपन में ही आ जाता है, हथियार में ही आ जाता है, धारदार हथियार होता है, इससे दूसरे आदमी को खतरा भी हो सकता है। ये एक अपवाद की श्रेणी में आता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, अगर उनके पास चाकू मिल जाए या कोई भी ऐसा चीज़ पाया जाता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जा सकती है। लेकिन सिखों को इससे स्वतंत्रता है क्योंकि ये उनके धार्मिक कह सकते हैं धर्म के आधार पर उनको यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह कृपाण धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द यूज किया गया है, उस हिंदू शब्द का अर्थ है, उसमें 3 कैटेगरी आ जाती हैं, जैन, सिख, बौद्ध। मतलब जैन हो गए या सिख हो गए या बुद्ध हो गए, बौद्ध धर्म को मानने वाले, इन सभी तीनों धर्मों के लिए मिला करके एक ही शब्द यूज किया गया है हिंदू। मतलब जहाँ हिंदू यूज करा जा रहा है वहाँ पर आप ये कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे जैन धर्म की भी बात हो रही है, सिख धर्म की भी बात हो रही है और बौद्ध धर्म की भी बात हो रही है। चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, मैं बड़े कह सकते हैं सामान्य भाषा में चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उनका प्रबंध कर सकते हैं। धर्म के रिलेटेड बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नवरात्रे आ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, माता की चौकी लगाना चाहते हैं या कोई हल्का फुल्का कोई भंडारा करना चाहते हैं बोलो, चीज़ें रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो छोटे छोटे जो प्रबंध हैं अपने कह सकते हैं अपने पर्सनल रिलीजन से जुड़े हुए, उनको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनके प्रबंध कर सकते हैं। इसकी आपको फ्रीडम दी गई है। जैसे मोमडन हैं या मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, उनके जो भी त्यौहार होते हैं वो अपने त्योहारों का प्रबंध करते हैं, उनको उनकी स्वतंत्रता दी गई है। तो सभी लोगों को अपने अपने धर्म के प्रबंध करने की, मानने की, अंतःकरण से उनको फॉलो करने की जो है फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए करों के देने की स्वतंत्रता, ठीक है। व्यक्ति फ्री है, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई भी धर्म है और उस धर्म का कोई भी पार्टिकुलर कह सकते हैं कोई लीडर है या किसी सब कम्युनिटी का कोई कह सकते हैं नेता है, वो अपने धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्शन कर रहा है या किसी प्रकार का चंदा इकट्ठा कर रहा है, तो वो किसी को फोर्स नहीं कर सकता वो चंदा देने के लिए, ठीक है। व्यक्ति स्वतंत्र है, वो चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 28 ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, जो भी कुछ शिक्षण संस्थान होते हैं या उनमें जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है या उपासना, जैसे सुबह प्रेयर होती है स्कूलों में, तो उसमें सम्मिलित होने की स्वतंत्रता है। आदमी चाहे तो सम्मिलित हो सकता है, नहीं चाहे तो सम्मिलित नहीं हो सकता है, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों को देखते हैं। आर्टिकल 29 ये इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29 29(1) में क्या है
कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी भाषा या उसकी जो भी लिपि है या उसका जो भी कल्चर है, संस्कृति है, उसको सभी चीज़ों को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। 29(2) में क्या है, राज्य द्वारा पोषित शिक्षा संस्थान जो भी हैं, उनमें से किसी को भी धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जिन संस्थाओं का पोषण किसके द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। सरकार जिन संस्थाओं का पोषण कर रही है उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होगा, न मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, न भाषा के आधार पर। मतलब आप इस धर्म के हैं या आप इस जाति से हैं आप या आप इस तरह की भाषा बोलने वाले हैं, आप हिंदी बोलने वाले नहीं हैं, आप कोई दूसरी भाषा बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा संस्था में। तो इस तरह का प्रावधान नहीं है, किसी को भी इन सभी चीज़ों के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। इसके साथ साथ उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का भी अधिकार है, प्रशासन का भी अधिकार है। लास्ट आपका जो है पार्ट बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे संविधान में। एक आर्टिकल 32, स्पेशली अगर मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव देखें तो मुझे आर्टिकल 32 बहुत अच्छा लगता है, और कह सकते हैं ये इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो आप जब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 32। ठीक है, तो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें से जो अनुच्छेद 32 है उसमें आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा, जो एक आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 32 है, और आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। उन रिटों का मतलब, वो रिटें पार्टिकुलर किस पर्पज़ के लिए जारी की जाती हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एक पॉइंट यहाँ से आप याद रखना कि जो रिटें होती हैं, ठीक है, मूल अधिकारों से रिलेटेड जो रिटें होती हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, संविधान की आत्मा एवं हृदय। ठीक है, संविधान की आत्मा एवं हृदय जो है आर्टिकल 32 को किसके द्वारा कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। तो आर्टिकल 32 हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 32 के भाग 2 के अनुसार, आर्टिकल 32(2) के अनुसार 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर जो रिटें जारी की जाती हैं वो किसी हाई कोर्ट के द्वारा जारी नहीं की जाती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती हैं। वो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, मतलब भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहते हैं इसको, हैबस कॉर्पस। इसका मतलब क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब जो भी बंदी बनाया गया है, जो भी कैप्चर किया गया है, जो कह सकते हैं अरेस्ट किया गया है किसी व्यक्ति को, बंदी को, उसका प्रत्यक्षीकरण करना बहुत आवश्यक है। प्रत्यक्षीकरण किसके सामने होता है, प्रत्यक्ष रूप से उसको ले जाना। कहाँ पर ले जाना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मजिस्ट्रेट के सामने। तो जो भी बंदी अरेस्ट किया गया है, जो भी कोई किसी ने क्राइम किया है, तो उसको जब अरेस्ट किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में जो है प्रस्तुत करने का जो है आदेश कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। परमादेश, इसको हम बोलते हैं मैंडेमस। ठीक है, परमादेश का एक सामान्य अर्थ क्या है, ये जारी किया जाता है, देखो आपको एक और मैं कह सकता हूँ आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। परमादेश, क्योंकि ये सारी रिटें जारी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती हैं, अब किसके प्रति जारी की जाती हैं ये आपको अगर समझ में आ गया तो इन 5 रिटों को याद करना आपके लिए बहुत आसान है। जैसे परमादेश है, इसको मैंडेमस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो जारी करता ही है, लेकिन किसके लिए जारी करता है परमादेश को, किसी भी सरकारी व्यक्ति के प्रति इस रिट को जारी किया जाता है। और किसी भी सरकारी व्यक्ति को के प्रति इस रिट को कब जारी किया जाता है, जब वह सरकारी कर्मी जो है या सरकारी कर्मचारी जो है जिस कार्य को करने के लिए प्राधिकृत है या जिस कार्य को करने के लिए उसको इस पद पर बैठाया गया है और वह उस कार्य को करने के लिए मना कर दे। ठीक है, तो उसके लिए जो है क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत परमादेश जारी किया जाता है। इसके बाद में अगला है प्रतिषेध, इसको बोलते हैं प्रोहाइबिशन। ठीक है,
प्रोहाइबिशन प्रतिषेध ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जारी किया जाता है, लेकिन किसके लिए जारी किया जाता है या किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं, जो छोटे स्तर पर जो लेवल पर जो होती है हमारी न्यायिक संस्थाएं होती हैं, उनके लिए ये जारी किया जाता है। और जारी करने का कारण क्या है? मान लीजिए जैसे कोई जिला न्यायालय है, ठीक है, कोई स्थानीय न्यायालय है और वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल करके कोई कार्य करने चला जाता है। कार्य करने चले जाने का मतलब है कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा डिसीजन सुनाता है कार्य। और ये इसका भी एक विशेष रीज़न ये है कि ये जो है कब जारी किया जाता है? जब उस न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था में कोई कार्यवाही चल रही होती है, ठीक है, कोई भी कार्यवाही रनिंग में होती है, तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोहाइबिशन रिट जारी की जाती है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं ये आपके कार्य क्षेत्र से बाहर का है और आप इसको रोकें, तुरंत ही इसको जो है रोकें। उत्प्रेषण आता है इसके बाद में चौथा, सर्ट्योररी कहते हैं इसको, और ये भी जो है न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के प्रति जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन इससे ऊपर जब हम पढ़ रहे थे प्रोहाइबिशन और उत्प्रेषण, ये दोनों ही न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फ़र्क ये है कि प्रोहाइबिशन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कब जारी करता है? जब कोई कार्यवाही चल रही होती है। और उत्प्रेषण कब जारी किया जाता है? जब कार्यवाही समाप्त हो जाती है और निर्णय समाप्ति के लिए आदेश दिया जाता है, उस टाइम पर उत्प्रेषण जारी किया जाता है। पांचवा है अधिकार प्रक्षा। प्रक्षा मतलब पूछना, अधिकार मतलब उसका क्या अधिकार है, इसको को वारंटो कहते हैं। को वारंटो का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब है किस अधिकार से। मान लीजिए आपने फर्जी रूप से कोई नौकरी ले ली, ठीक है, आपने फर्जी कागज़ लगा दिए, जैसे अभी लेखपाल में चल ही रहा है। अब ये मान लीजिए कि सिलेक्ट हो जाएंगे इसमें से कोई लेखपाल, मान लो ऐसा कोई सिलेक्ट हो गया फर्जी वाला, ठीक है, 10-5 लाख रुपए देके जो सिलेक्ट हो जाता है और आगे चल करके उसके बारे में पता चलता है कि ये अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है, ठीक है, और जो कि उस पद के योग्य नहीं है या उसकी जो भी अर्हताएं हैं या जो भी उसका प्रोसेस है उसको फॉलो करके नहीं आया है, बिल्कुल कह सकते हैं असंवैधानिक तरीके से अवैध रूप से वो उस पद पर बैठा हुआ है, तो न्यायालय उसके लिए रिट जारी करता है कि को वारंटो। को वारंटो मतलब किस अधिकार से, कि महाराज आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, किस अधिकार से आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, किस अधिकार से आप उस पद पर विराजमान हैं, ठीक है। तो उसको अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर जो भी व्यक्ति आसीन होता है या जो भी व्यक्ति बैठा हुआ होता है उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत अधिकार प्रक्षा या को वारंटो रिट जारी की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया सर आज का सेशन। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और हमेशा की तरह मेरा आपसे लास्ट में एक लाइन ये मुझे कहनी है, ये मान लीजिए मेरे दिमाग में ऐसे चिपक गई है, ऐसे मेरे मुंह पे ये लगी रहती है, जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है ये लाइन मेरे मुंह से निकलती है और मैं कहूँगा भी और निकलनी भी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे ही आपने क्लास देखा, जैसे भी आपने चीज़ों को समझा, अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें हमको समझाई गई हैं या इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो जो भी आपका फीडबैक रहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इट डजेंट मैटर कि आप किस तरीके का फीडबैक देते हैं। आप इस वीडियो की बुराई करते हैं कमेंट में जाके या इसके कुछ अच्छे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो ये चीज़ें आप देना न भूलिए। अगर आपको लगता है ये चीज़ें बहुत परफेक्ट तरीके से अच्छे तरीके से बताई गई हैं तो आप इसको अप्रिशिएट कीजिए। इससे मुझे जो है काम करने के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं मोटिवेशन मिलता है और मज़ा आ जाता है थोड़ा सा, है ना। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी है और इनको इम्प्रूव किया जाना चाहिए तो आपके जो सुझाव और सलाह हैं वो बिल्कुल आमंत्रित हैं। आप सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को, उन चीज़ों को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो फिर आज का सेशन यहीं तक। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।